बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 101 किस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 102 मुलाहिजा फरमाएं। वो दोनों अगरचे बुर्का पहने हुए थी मगर शाह परी ने नकाब उठा रखा था और गनमैन बड़ी ललचाई नजरों से उसी की तरफ देख रहा था। अंदर खवातीन और बच्चे तो होंगे ना? समीना बोली। यहाँ कोई खवातीन और बच्चे नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और मंजूरा हूँ। हम दोनों शरीफ आदमी है और आज तो यहाँ हमारा राज है। मैं तुम्हें पानी भी पिलाऊंगा और जो कहो। समीना और शाह परी ने एक दूसरे की तरफ मानी खेज निगाहों से देखा और गेट के अंदर आ गई। गनमैन ने गेट भीड़ दिया, वो दोनों उसके साथ बरामदे में आ गई। उसी तरह अंदर से एक और आदमी भी निकल आया, उसके कंधे पर भी कलाशनकोफ लटकी हुई थी। ओए मंजूरे, पहले गनमैन ने दूसरे को मुखातिब करते हुए कहा, जा फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल कर ला, यहाँ बीबियां पता नहीं कब से प्यासी हैं। बीबी अंदर आ जाओ तुम लोग। समीना और शाह परी रायदारी में आ गई, उनके हाथ बुरकों के अंदर थे। उन दोनों ने अपने अपने पिस्तौल निकाल लिए। समीना ने शाह परी को इशारा किया और फिर उन्होंने बैक वक्त पिस्तौल निकाल लिए। दोनों की पिस्तौलों पर साइलेंसर लगे हुए थे। हाथ उठा लो, अगर तुम में से किसी ने कोई गलत हरकत की तो भेजा उड़ जाएगा। समीना गुर्राई। उसने उस गनमैन को जद पर ले रखा था जिसने उन्हें अंदर बुलाया था। बड़ी दलेर हो भाई। गनमैन हंसा। मुझे डराती हो शबीरे को? उसने कंधे पर लटकी हुई कलाशनकोफ उतारने की कोशिश की मगर समीना ने ट्रैगर दबा दिया। गोली उसके हाथ पर लगी और वो चीख उठा। समीना ने चेहरे से नकाब हटा दिया। मुझे अच्छी तरह पहचान लो। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं समीना हूँ जिसकी हाजी को तलाश है। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी ताकि तुम हाजी को बता सको कि शारिक और समीना गाफिल नहीं है। अगर हाजी हमारी हवेली से माल उठा लाया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। मुझे मालूम है माल इसी कोठी में है, लेकिन चंद मिनट बाद यहाँ राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं होगा। उन दोनों गनमैन और उसके साथी मंजूरे को गैर मुसल्ला कर दिया। समीना ने आवाज देकर तफैल को भी बुला लिया। वो पेट्रोल के गैलन उठा लाया था। शाह परी उन दोनों को पिस्तौल की जद पर लिए रही और तफैल उन्हें रस्सियों से बांधने लगा। फिर वो उन दोनों को उठाकर बाहर ले गया और गाड़ी में ठोंस दिया। समीना और शाह परी पूरी कोठी में पेट्रोल छिड़क रही थी। कुछ पेट्रोल उन्होंने गेट पर भी छिड़का था। समीना ने दोनों की कलाशनकोफें भी उठा ली। बाहर आकर समीना ने बुरके की जेब में रखी हुई माचिस निकाली और तीली जलाकर गेट की तरफ उछाल दी। गेट पर छिड़के हुए पेट्रोल ने फौरन ही आग पकड़ ली। वो दोनों दौड़कर कार में अगली सीट पर ठुस गई। कार का इंजन स्टार्ट था। तफैल ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। आग बड़ी तेजी से फैल रही थी। तीसरी गली में मुड़ते ही तफैल ने कार रोकी और नीचे उतरकर उसने कोठी के दोनों मुआवजों को खींचकर नीचे फेंक दिया और दोबारा स्टीयरिंग के सामने बैठकर कार आगे बढ़ा दी और मुख्तलिफ गलियों में घुमाता हुआ कार को सड़क पर ले आया। अखबारात एक बार फिर चीख उठे। उस रात इकबाल टाउन का इलाका धमाकों से गूंजता रहा था। ये तो गनीमत था कि असले की पेटियां कोठी के पिछले कमरे में रखी हुई थी और कोठी के पिछली तरफ दूर तक गहरा खड्ड और वैराना था। कोठी को आग लगने के बाद कुर्बाजुआर के लोग शोर मचाते हुए वहां जमा हो गए थे, लेकिन धमाके शुरू होते ही लोग भाग खड़े हुए। पहले धमाके के साथ ही कोठी की पिछली दीवार ढह गई और उस कमरे में एक खड्ड पड़ गया और फिर वो खड्ड फैलता हुआ कोठी के पिछली तरफ वाकई खड्ड से मिल गया। इस तरह असला और गोला बारूद की तमाम पेटियां उस खड्ड में जा गिरी थी और उस खड्डी में धमाके होते रहे थे। अगर कोठी की पिछली दीवार भी आबाद होती तो बहुत भारी नुकसान होता, लेकिन जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ। अलबत्ता वो कोठी जलकर राख हो गई थी और उसके दाएं बाएं दो और जेर तामीर कोठियों को नुकसान पहुंचा था। आग लगने की इतला मिलने पर पुलिस ने भी वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाई। पुलिस को एक गली में कोठी के दोनों मुआफिज बंधे हुए मिल गए। उन्होंने छूटते ही पुलिस को यह बयान दिया था कि यह कोठी हाजी अब्दुल्ला की मलकियत थी और इसे आग शारिक की साथी समीना ने लगाई थी। उसके साथ एक और खूबसूरत भी लड़की थी, लेकिन हाजी ने कोठी की मलकियत ही से इनकार कर दिया था। उसके बयान के मुताबिक ये कोठी बनवाई उसी ने थी, लेकिन बाद में शारिक को दे दी थी। उसके बाद उसका इस कोठी से कोई ताल्लुक नहीं था। पुलिस अफसरान जानते थे कि हाजी कोठी की मलकियत से इनकार क्यों कर रहा था। बात कोई मामूली नहीं थी। कोठी में असला और गोले बारूद का अंबार लगा हुआ था। अगर हाजी कोठी की मलकियत कबूल कर लेता तो उसे यह भी जवाब देना पड़ता कि वो असला कहां से आया था, लेकिन हाजी से पहले उसके कारिंदे ये बयान दे चुके थे कि कोठी हाजी अब्दुल्ला की मलकियत थी और शारिक के साथ ही समीना ने आग लगाई थी। हाजी अब्दुल्ला के नमकवार पुलिस अफसरान कोशिश कर रहे थे कि इस मामले में हाजी का नाम ना आने पाए, लेकिन अखबारात के रिपोर्टर हाजी के दोनों कारिंदों से राब्ता करने में कामयाब हो गए थे और उनके बयान ले उड़े थे। अखबारात ने शारिक और समीना के नामों को तो कवरेज दी थी, लेकिन हाजी अब्दुल्ला के नाम को भी खूब उछाला था और पहली मर्तबा उसके खिलाफ खुलकर लिखा था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि हाजी अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके उस वाक़े की आला सतह पर तहकीकात कराई जाए। हाजी अब्दुल्ला वसनपुरा में अपने एक कारकुन के घर में छुपा हुआ था। वो अब तक अपने आदमियों को 20 मरतबा फोन कर चुका था। असम्बली में उसके नमकवार वजीर थे और वो टेलीफोन पर हाजी को यकीन दिला रहे थे कि उसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं, पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकेगी। हकीकत ये थी कि गुज़िश्ता रात समीना की इस कार्रवाई से हाजी अब्दुल्ला ना सिर्फ बुखला गया था बल्कि पहली मरतबा वो कुछ खौफ भी महसूस करने लगा था।
उसके आदमियों की पूरी फौज शहर में फैली हुई थी, लेकिन वो शारिक और समीना का सुराग नहीं लगा सके थे। उस रोज हवेली से असला और गोले बारूद की पेटियां और हीरोइन के पैकेट अपने कब्जे में लेने के बाद उसका ख्याल था कि शारिक की कमर टूट जाएगी। वो इस कामयाबी पर बहुत खुश था, लेकिन उसके जवाब में समीना ने जो कुछ किया था उसने ना सिर्फ हाजी के होश उड़ा दिए थे, बल्कि उसे खौफजदा होकर रोपोश होने पर भी मजबूर कर दिया था। समीना के बारे में सोचकर वो बार बार आग भगोला हो रहा था। अगर इत्तेफाक से ये लड़की उसके हाथ लग जाए तो वो इसकी इतनी बोटियां करेगा कि इसे गिनना भी मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ उसे अपने आदमियों पर भी गुस्सा था जिन्हें दो लड़कियां बेवकूफ बना गई। वो उन्हें गोली से उड़ा देना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि शबीरा और मंजूरा दोनों पुलिस की कस्टडी में थे। हाजी अब्दुल्ला ने अगरचे ये कह दिया था कि इस कोठी से उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो जानता था कि कह देने से कुछ नहीं होता। उस इलाके के लोग गवाही देंगे कि उसे वहां आते जाते देखा गया था। अवाम का दबाव भी हुकूमत पर बढ़ता जा रहा था। लोग एक बार फिर सड़कों पर निकल आए थे और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। दूसरी तरफ हाजी को इस बात पर भी हैरत थी कि समीना को ये पता कैसे चला कि हवेली से चुराई जाने वाली हीरोइन और असला इस कोठी में मौजूद है। अगर उन्हें उस कोठी में असले की मौजूदगी का पता चल गया था तो ऐन मुमकिन है दूसरे ठिकानों का भी इल्म होगा, लेकिन नहीं। हाजी ने इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। अगर शारिक वगैरह को किसी और अड्डे का पता होता तो पहले वही कार्रवाई करते, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। इस कोठी के बारे में किसी तरह पता चल गया होगा और उन्होंने फौरी कार्रवाई कर दी। दफतन एक और ख्याल हाजी के ज़हन में उभर आया। ये ख्याल ऐसा खौफनाक था कि वो कांप उठा। मंजूरा और शबीरा पुलिस की हिरासत में थे और वो दोनों हाजी के बहुत ही काबिल एतमाद मुहाफिज थे। उन्हें तमाम गुलामों के बारे में मालूम था। पुलिस उन पर तशद्दुद करके राज उगलवा सकती थी और अगर उनमें से किसी ने जबान खोल दी तो न सिर्फ करोड़ों रुपए का माल उसके हाथ से निकल जाएगा, बल्कि असम्बलियों में भी खुलकर उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और फिर वो बेदस्तो पा हो जाएगा और उसके भागने का रास्ता भी नहीं रहेगा। ये सोचते उसने फोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर डायल करने लगा। जल्दी लाइन मिल गई। गुलाम हैदर हाजी आवाज सुनते ही बोला, ये मालूम करो कि शबीरे और मंजूरे को कहाँ रखा हुआ है। मेरा मतलब है वो किस थाने में है। अभी मालूम करता हूँ जी। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। मैं इंतजार कर रहा हूँ, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, हाजी ने कहा और फोन बंद कर दिया। वो बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। ठीक 10 मिनट बाद फोन की घंटी बजी तो उसने लपक कर रिसीवर उठाया। यस, मैंने उन दोनों के बारे में मालूम कर लिया जनाब, वो तफसील में जाने की जरूरत नहीं। हाजी ने गुर्राते हुए बात काट दी। उन दोनों को खत्म करा दो, मैं 1 घंटे बाद दोबारा फोन करूंगा और इस वक्त मैं उनकी मौत के अलावा और कोई बात नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ से कुछ कहा जा रहा था, लेकिन हाजी ने फोन पटक दिया और पहले की तरह कमरे में टहलने लगा। 45 मिनट बाद फोन की घंटी बजी। हाजी अब्दुल्ला उस कमरे के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। घंटी की आवाज सुनकर वो वापस मुड़ा और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, शहबाज बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। उन दोनों को ऊपर पहुंचा दिया गया है। गुड। हाजी के मुंह से एक लफ्ज निकला और उसने फोन बंद कर दिया। ओए लतीफ, उसने नौकर को आवाज दी, चाय लेकर आओ। वो सोफे पर बैठ गया। वो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ये वाकया दिन को 11 बजे पेश आया था और दोपहर 1 बजे अखबारात ने ज़मीन में शाया कर दिए थे। तमामी अखबारात ने गुज़िश्ता रात इकबाल टाउन में हाजी की कोठी में आतिशज़दगी और धमाकों की खबरें भी दोबारा शाया की थी और थाने में कत्ल की उस दोहरी वारदात को नुमायां तौर पर शाया किया था। अखबारात के मुताबिक गुज़िश्ता रात कोठी को आग लगने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची थी तो हाजी के 2 करिंदों मंजूर और शबीर को एक करीबी गली में बंधे हुए पाया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था ये कोठी हाजी अब्दुल्ला की मलकियत है और इसमें आग शारिक की साथी समीना ने लगाई थी, जो एक और खूबसूरत लड़की के साथ वहां आई थी। उन्होंने धोखे से उन्हें बांध दिया और पेट्रोल छिड़क कोठी को आग लगा दी। बाद में हाजी अब्दुल्ला ने कोठी की मलकियत से इनकार कर दिया था क्योंकि कोठी में असला और गोला बारूद के जखीरे में भी आग लग गई थी और धमाके शुरू हो गए थे। दरअसल हाजी उस इल्जाम से बचना चाहता था कि उसने कोठी में नाजायज असला जमा कर रखा था। शबीर और मंजूर हाजी के तनख्वाहदार मुलाजिम थे। वो इस केस के अहम गवाह थे और पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया था। लेकिन आज दिन के 11 बजे 3 नामालूम आदमी दाखिल हुए और उन्होंने सब मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और हवालात में बंद शबीरे और मंजूरे को गोलियों से छीलनी कर दिया। नामालूम हमलावरों की इस कार्रवाई में एक कांस्टेबल भी जाम भाग हुआ था, जबकि 3 सिपाही जख्मी हुए थे। अखबारात ने हाजी के खिलाफ एक बार फिर खुलकर लिखा था कि शबीर और मंजूर को उसी ने मरवाया था ताकि उसके खिलाफ कोई बयान ना दे सके। बाद अखबारों ने असम्बलियों में उन नुमाइंदों के खिलाफ भी लिखा था जो आवाम की नुमाइंदगी करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ हाजी अब्दुल्ला के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। अखबारात ने एक बार फिर हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और उसके साथ ही पुलिस को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नामालूम हमलावरों ने थाने में घुसकर हवालात में बंद केस के 2 अहम गवाहों को गोलियों से छीलनी कर दिया था। यह पुलिस की नाअहली का खुला सबूत था।
पुलिस अपनी और अपने थाने की हिफाजत करने में नाकाम थी, तो वो आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती थी। उस वाक़े के फौरन बाद उस थाने के पूरे अमले डीएसपी और एसपी तक को मुअत्तल कर दिया गया था और पूरे शहर को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया था। अवाम में खौफ व इराज फैल गया था। लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। पुलिस थाने ही में महफूज नहीं थे तो कोई आम आदमी अपने आप को कैसे महफूज समझ सकता था। हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अवाम का दबाव बढ़ता जा रहा था। चीफ मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस के घेराव हो रहे थे। पुलिस मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज कर रही थी, लेकिन हाजी अब्दुल्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाजी अब्दुल्ला अपनी पनाहगाह में बैठा एक एक लम्हे की सूरत हाल से बाखबर था और आवाम की बेबसी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। सूरत हाल खासी संगीन हो गई थी। शारिक और समीना वगैरह को अगरचे फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते थे। समीना की कार्रवाई से हाजी अब्दुल्ला बुखला गया था। अवाम भी उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे और वो रोपोश हो गया था। और फिर उस रोज पुलिस की हिरासत में शबीर और मंजूरे को गोलियों से छिलनी कर दिया गया था। अखबारात और आवाम हाजी के खिलाफ शोर मचाने लगे, लेकिन कानून हाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सका था। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उसके बरक्स पुलिस अपनी तमाम तर तवानाई शारिक और समीना की तलाश में सर्फ कर रही थी। जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। जेरे जमीन दुनिया से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर तशद्दुद करके उनसे शारिक और समीना के बारे में पूछा जा रहा था। इस वाक़े को तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया। अवाम का जोश व खरोश दम तोड़ गया था, लेकिन पुलिस की सरगर्मियां जारी थी। शारिक और समीना की तलाश में अब भी जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। उस रात 9 बजे शारिक वगैरह खाना खा रहे थे कि काल बैल की आवाज ने उन सबको मुतवज्जो कर दिया। ये कौन हो सकता है? शारिक बुड़बुड़ाते हुए इधर उधर देखने लगा। वो सब लोग उस वक्त घर में मौजूद थे। तफैल भी उनके करीब ही खड़ा था। मैं देखता हूँ जी, तफैल बोला। नहीं, तुम ठहरो, मैं देखती हूँ, समीना कहते हुए उठ गई। 9 लखे, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए इशारा किया। उसने तफैल को भी इशारा कर दिया था। 9 लखा बहुत बेहतर हो चुका था। वो शारिक का इशारा समझ गया और उठकर कमरे से कलाशिनकोव राइफलें ले आया था। अब सबके हाथों में एक एक राइफल नजर आ रही थी। वो लोग अगरचे खाने की मेज पर ही बैठे थे, लेकिन राइफलें घुटनों पर रख ली थी और ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ली थी कि राइफलें फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सके। ये गनीमत था कि माँ जी ने खाना 8 बजे खा लिया था और वो अपने कमरे में चली गई थी, वरना ये सूरत देखकर परेशान हो जाती। अलबत्ता रजिया उनके साथ बैठी हुई थी, लेकिन शारिक ने उसे भी कमरे में भेज दिया था। समीना तेज तेज कदम उठाती हुई गेट के पास पहुंच गई। इस दरमियान बेल एक मर्तबा और बजाई गई। कौन है? समीना ने गेट की जुरी से जानते हुए पूछा। दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। बाहर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। समीना को ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने एक बार फिर जुरी में से झांका, लेकिन बाहर जो कोई भी था एक साइड में खड़ा था और जुरी में से नजर नहीं आ रहा था। समीना ने छोटा दरवाजा खोल दिया और फिर सामने खड़े हुए शख्स को देखकर उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो इंस्पेक्टर उस्मान था। तो तुम? समीना अकलाई, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे अंदर तो आने दो समीना बीबी, इंस्पेक्टर उस्मान आगे बढ़ते हुए बोला। बड़ी मुश्किल से छुपता छुपाता यहाँ तक पहुंचा हूँ। समीना एक तरफ हट गई। इंस्पेक्टर उस्मान जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो अजीब सी नजरों से उस्मान की तरफ देख रही थी। तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? उसने पूछा। यहाँ का पता मुझे 15-20 दिन पहले ही मालूम हो चुका था, उस्मान ने कहा। समीना बीबी, तुम शायद ये भूल गई हो कि मेरा ताल्लुक पुलिस से है, और अगर कोई पुलिस वाला चाहे तो किसी को जमीन की तहों से भी ढूंढ निकालता है। पिछले दिनों तुम आधा घंटा मुझसे फोन पर बातें करती रही हो। फोन टैप करके नंबर और फिर एड्रेस मालूम करना कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। ओह, समीना के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। चलो अंदर चलो, लेकिन ये बता दो कि अगर इस वक्त हमारे साथ कोई धोखा हुआ तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। मुतमईन रहो, मैं अकेला ही आया हूँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। समीना उसे अंदर ले आई। इंस्पेक्टर उस्मान को देखकर शारिक भी चौंक गया। समीना ने उसे बता दिया कि उसे यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ। मैं एक अहम इतला लेकर आया हूँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो अहम इतला तुम फोन पर भी दे सकते थे, जबकि तुम नंबर मालूम कर चुके थे। शारिक ने उसे घूरा। मैं 2-3 घंटों से फोन पर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। शायद तुम्हारा फोन खराब है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा, उस्मान ने कहा। समीना और शारिक उलझी हुई नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने दोपहर के बाद से फोन इस्तेमाल नहीं किया था। समीना ने आगे बढ़कर फोन का रिसीवर उठाया। उस्मान ने ठीक ही कहा था, फोन बेजान पड़ा था। मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को अब भी मेरे ऊपर यकीन नहीं आया, इंस्पेक्टर उस्मान शारिक की तरफ देखते हुए बोला। लेकिन मेरी वफादारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि मुझे यहाँ का नंबर और एड्रेस 15-20 दिन पहले से मालूम हो चुका था। इसी दौरान अगर मैं चाहता तो पुलिस या हाजी को बताकर तुम लोगों को यहीं पर खत्म करवा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये मेरी वफादारी का सबूत है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला। हाजी ने मेरा कैरियर तबाह कर दिया है। मैं उससे अपना इंतकाम लेना चाहता हूँ, और सच्ची बात यह है कि मैं अपने तौर पर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तुम वही शख्स हो जो हाजी को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हो।
मैं माफी तलाफी के बहाने हाजी के साथ इसलिए लगा हुआ हूँ कि उसके बारे में तुम्हें इतलात फराहम कर सकूं, और अब तक मैंने जो भी इतला दी है वो 100% दुरुस्त साबित हुई है। मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। अब कौन सी अहम इतला लेकर आए हो? शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हाजी तुम लोगों के बहुत करीब पहुंच चुका है, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। क्या मतलब? शारिक चौंक गया। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि पुलिस के अलावा हाजी के आदमी भी तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं। चंद रोज पहले उसके किसी आदमी ने समीना को लिबर्टी मार्केट में घूमते हुए देख लिया था। ये इत्तेफाक है कि उस वक्त समीना उसकी निगाहों से ओझल हो गई थी, लेकिन उस इतला के बाद हाजी को यकीन हो गया है कि तुम लोग इसी इलाके में कहीं मौजूद हो, और वो लोग पागल कुत्तों की तरह तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने कुछ औरतों को भी काम पर लगा रखा है। औरतें चीजें बेचने, किराए का मकान तलाश करने या किसी और बहाने से घरों में घुसकर मालूमात हासिल कर रही हैं। इस तरह ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन बाद वो तुम्हारा ये ठिकाना मालूम कर लेगा, इसलिए जितनी जल्द मुमकिन हो सके तुम लोग यहाँ से हट जाओ। उसके खामोश होने पर शारिक कुछ कहना ही चाहता था कि काल बैल एक बार फिर बज उठी। इस मर्तबा उन्होंने तफैल को बाहर भेजा, क्योंकि तफैल को हाजी के गिरोह का कोई आदमी नहीं जानता था। तफैल 2 मिनट बाद वापस आया तो उसके साथ नर्स रजिया को देखकर वो एक बार फिर चौंक गए। क्या बात है, तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो? नर्स रजिया ने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है, समीना ने कहा। तुम बताओ कैसे आना हुआ? आज मैं ड्यूटी से ऑफ हूँ, सोचा तुम लोगों से मिल लूं, नर्स रजिया ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ मामला क्या है? समीना ने शारिक की तरफ देखा और फिर नर्स रजिया को सूरत हाल से आगाह कर दिया। इस इतला को खतरे की घंटी समझना चाहिए, नर्स रजिया ने समीना के खामोश होने पर कहा। इससे पहले कि ये सूरत हाल मजीद संगीन हो जाए, मैं एक तजवीज़ देना चाहती हूँ। वो क्या? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरा घोड़े शाह वाला मकान खाली है, अगर तुम लोग चाहो तो आज ही रात वहाँ मुंतकिल हो सकते हो, रजिया ने जवाब दिया। तुम पर किसी को शुबा तो नहीं हुआ? मेरा मतलब है रफीक वाले केस में, शारिक ने पूछा। नहीं, नर्स रजिया ने जवाब दिया। पुलिस को साइमा के घर से रफीक के हाथ की वो तहरीर मिल गई है, जिसमें उसने साइमा की इतला के लिए लिखा था कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहा है, रात को वापस नहीं आएगा। उस तहरीर से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर रफीक किसी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस था या शारिक से उसका कोई ताल्लुक था तो साइमा उससे लाइम थी। घर की तलाशी लेने पर भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे साइमा पर कोई शुबा हो सकता हो। हमसे कुछ सवाल जवाब हुए थे, लेकिन बात खत्म हो गई। इंस्पेक्टर उस्मान ने नर्स रजिया की तरफ देखते हुए कहना चाहा, मगर शारिक ने उसकी बात काट दी। हाँ, ये वही है जो तुम समझ रहे हो, हमारी काबिले एतमाद साथी। मैं अब तक जिंदा हूँ तो इसी की वजह से। हॉस्पिटल से फरार होने में इसने मेरी मदद की थी और मैं 10-12 दिन तक इसके क्वार्टर में रहा था। ओह, इंस्पेक्टर उस्मान बोला। और रफीक वाला वो चक्कर, वो क्या ड्रामा था? वो भी एक ड्रामा ही था जो बहरहाल खत्म हो गया, शारिक ने जवाब दिया। तो फिर क्या सोचा है तुम लोगों ने? नर्स रजिया ने पूछा। खाना खा लें, इसी दौरान प्रोग्राम भी बना लेते हैं, शारिक ने कहा। वो दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए। नर्स रजिया और इंस्पेक्टर उस्मान भी उनके साथ खाने में शामिल थे। खाने के दौरान तबादला ख्याल भी होता रहा। इंस्पेक्टर उस्मान का इसरार था कि वो लोग आज रात ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि आने वाली कल उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और मिलाकर प्रोग्राम फाइनल हो गया। इस वक्त उनके पास 2 गाड़ियां थी, एक निसान सेडान जो इंस्पेक्टर उस्मान ने पहले ही उन्हें दे रखी थी, और दूसरी गाड़ी इंस्पेक्टर उस्मान लेकर आया था। और तय हुआ था कि दोनों रजिया, शाहपरी और 9 लखा निसान पर चले जाएं, शारिक, समीना और मांझी इंस्पेक्टर उस्मान के साथ दूसरी गाड़ी पर। रजिया और शाहपरी वगैरह ने सबके कपड़े और जरूरी चीजें समेट कर निसान की डिक्की में ठोंस दी। इंस्पेक्टर उस्मान के इल्म में लाए बगैर सोने के बिस्किटों वाली बोरी भी उस कार में रख दी गई थी। नर्स रजिया ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी गेट से निकल गई। उसके आधे घंटे बाद दूसरी गाड़ी गेट से निकली। ड्राइविंग सीट पर सब इंस्पेक्टर उस्मान था, उसके साथ शारिक था। पिछली सीट पर मांझी थी, समीना भी कार में नहीं बैठी थी। उसने कोठी के तमाम दरवाजे बंद किए और फिर गेट को ताला लगाने के बाद वो भी पिछली सीट पर मांझी के साथ बैठ गई और गाड़ी हरकत में आ गई। शहर में चेकिंग अब भी हो रही थी। इंस्पेक्टर उस्मान की गाड़ी को भी एक जगह रोका गया। 3 एहलकारों पर मुश्तमिल उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक ASI था। वो कुछ अरसे इंस्पेक्टर उस्मान की मातहती में भी रह चुका था। फिर उसका किसी दूसरे इलाके में तबादला हो गया। उसने इंस्पेक्टर उस्मान को पहचान लिया। हेलो सर, उसने खिड़की पर झुककर उस्मान से हाथ मिलाते हुए कहा। क्या बात है हनीफ, क्या चेकिंग का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ? उस्मान बोला। सर, ASI हनीफ ने गहरा सांस लेते हुए कहा, जब तक शारिक और समीना सलाखों के पीछे बंद नहीं हो जाते उस वक्त तक हमें सुकून से बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और सर, मेरे लायक कोई खिदमत? शुक्रिया, इंस्पेक्टर उस्मान बोला। इस वक्त मेरे साथ मेहमान है, फिर किसी वक्त मुलाकात होगी, कहीं बैठकर आराम से गपशप करेंगे। ठीक है सर। ASI हनीफ ने सरसरी सी निगाह से दूसरी सीट पर बैठे हुए शारिक की तरफ देखा, फिर पीछे हटकर उसने उस्मान को सल्यूट किया और अपने मातहतों की तरफ मुतवज्जो हो गया। इंस्पेक्टर उस्मान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो शारिक की तरफ देखते हुए मदम लहजे में बोला, अब तुम्हें मेरी वफादारी का यकीन आना चाहिए। अगर मेरे दिल में गद्दारी का ख्याल होता तो इस वक्त भी तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता था।
तुम्हारी वफादारी का यकीन तो मैंने उस दिन कर लिया था जब मैंने तुम्हारी तस्वीरें खींची थी। शारिक ने भी बदम लहजे में जवाब दिया। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। जब तक उन तस्वीरों के नेगेटिव मेरे कब्जे में है तुम मेरे वफादार रहोगे। नहीं शारिक भाई, ये बात नहीं है, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। मुझे उन तस्वीरों की कोई परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ हाजी के खिलाफ तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। हाजी एक ऐसा नाग है जिसका सर कुचलने के लिए तुम जैसे आदमी की जरूरत है, और सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत से लोग इस मामले में तुम्हारा साथ देंगे। पिछले दिनों सड़कों पर जो मुजाहरे होते रहे हैं वो हाजी के खिलाफ थे। मैंने बहुत से लोगों को तुम्हारा हमदर्द पाया है। मेरी बात छोड़ो, नर्स रजिया की मिसाल ले लो। उसने आखिर तुम्हें क्यों बचाया था? अपनी जान को खतरे में डालकर तुम्हें अपने घर में पनाह क्यों दी थी? क्या तुम्हारे पास इसकी भी कोई तस्वीरें हैं जिनसे वो खौफजदा है? नहीं, मैंने पहली बार उसे हॉस्पिटल ही में देखा था। इससे पहले वो सिर्फ मेरे नाम से वाकिफ थी और मैं तो उसके नाम से भी वाकिफ नहीं था, शारिक ने कहा। वो बड़ी अच्छी औरत है, इंस्पेक्टर उस्मान ने जवाब दिया। अब से पहले मैंने उसे सिर्फ एक मर्तबा देखा था जब उसका शोहर जिंदा था। सब इंस्पेक्टर सलमान उन दिनों मेरी मातहती में था। एक मर्तबा उसने अपने नए घर पर चंद करीबी दोस्तों की दावत की थी, उनमें मैं भी शामिल था। वो अपनी बीवी को शो पीस के तौर पर अपने दोस्तों के सामने पेश करना चाहता था, लेकिन रदिया ने इनकार कर दिया था, जिस पर सलमान ने इसे मारा पीटा था, लेकिन वो मानी नहीं। दूसरे रोज मैंने सब इंस्पेक्टर को उसकी हरकत पर डांटा भी था और उसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो माना नहीं। उसके बाद मैं उसके घर पर नहीं गया, लेकिन मुझे पता चलता रहा कि वो अपनी बीवी को अपने दोस्तों के लिए तमाशा बनाना चाहता है, लेकिन वो गैरतमंद लड़की उसके सामने नहीं झुकी। अब ये वही लड़की है जिसने तुम्हारी मदद की और अब भी तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रही है। इसकी कोई वजह तो होगी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसे तुमसे कोई लालच नहीं है। वो महज हमदर्दी की बिना पर तुम्हारा साथ दे रही है, और तुम मेरी बात का भी यकीन कर लो कि मैं उन तस्वीरों की वजह से तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। वजह कुछ भी हो, लेकिन मैंने बहरहाल तुम पर एतमाद कर लिया है, शारिक ने कहा। अगर ये बात ना होती तो तुमसे ये इतला मिलने के बाद नए ठिकाने पर तुम्हें अपने साथ ना ले जाता, बल्कि तुम्हें उसके बारे में बताता भी नहीं। ये तो इत्तफाक है कि ठिकाने का बंदोबस्त हो गया, वरना मैं तुम लोगों को फौरी तौर पर अपने घर ले जाता, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। इस तरह तो तुम भी खतरे में पड़ जाते, शारिक मुस्कुराया। खतरे में तो अब भी हूँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। पुलिस को या हाजी को पता चल जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो यकीन करो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकूंगा। हाजी के आदमी तो मुझे इस तरह छिलनी करेंगे कि मेरे जिस्म पर गोलियों के निशान भी नहीं गिने जा सकेंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। मैंने गुलशन रावी में अपना एक मकान किराए पर दे रखा है। मैं कल सुबह ही किराएदार को एक हफ्ते का नोटिस देकर वो मकान खाली करवा लेता हूँ, ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में उसे पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। गोया तुम मुकम्मल तौर पर? हाँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने उसकी बात काट दी। अब मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, शारिक ने कहा। जब तक तुम वफादार रहोगे मुझे अपना दोस्त पाओगे, लेकिन अगर गद्दारी का ख्याल भी तुम्हारे ذہن में आया तो 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं रह सकोगे। इंस्पेक्टर उस्मान जवाब देने की बजाय उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया।